उन वेनेरेबल्स के हमला करने के बावजूद भी हमारा मेन कैरेक्टर काउंटर अटैक ना करता हुआ देखकर जो सेट के लीडर है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि आखिर तुम उनके ऊपर काउंटर अटैक क्यों नहीं कर रहे हो। जो वेनेरेबल्स का जॉइंट स्वॉर्ड अरे हो काफी ज्यादा पावरफुल है, यहाँ तक कि ग्रेट कंप्लीशन लेवल का कल्टिवेटर भी उसके सामने नहीं टिक सकता। और जो होंग है वो अपने मन में कहता है कि आखिर ये आदमी अब कौन सी चाल चलने वाला है या फिर ये हार मानने वाला है। फिर हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है वेनेरेबल्स ने किए हुए हमले से हमारे मेन कैरेक्टर को घंटा भी फर्क नहीं पड़ता, बल्कि वो मुस्कुराते उन लोगों से कहते हैं कि क्या तुम बस इतना ही कर सकते हो। और साथ ही में वो अपने मन में कहता है कि मेरी जो इंडेस्ट्रक्टेबल ओवरलॉर्ड बॉडी टेक्निक है वो सच में काफी ज्यादा अच्छी है, क्योंकि इतने ज्यादा पावरफुल हमले के बावजूद भी मुझे कुछ भी नहीं हुआ। इतने ज्यादा पावरफुल हमले से भी हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ भी ना होता हुआ देखकर जो वेनेरेबल से वो काफी ज्यादा चौंक जाते और कहती है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है। हमने जो हमला किया था उसके सामने ग्रेट कॉम्प्लिकेशन स्टेज का वेनेरेबल भी नहीं टिक सकता, तो फिर आखिर ये मिड स्टेज ग्रेट एसेशन लेवल का कल्टिवेटर सिर्फ अपने फिजिकल बॉडी का इस्तेमाल करते हुए इस हमले से कैसे बच सकता है। और हमें होंग को दिखाया जाता है जो कि अपने दांत पीसते हुए कहता है कि मुझे लगा ही था इसने जरूर ही कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करते हुए उनके हमले से बचा है, मुझे जल्द से जल्द इसके पास से सारी अपॉर्चुनिटीज लेनी होगी। लेकिन तभी हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि काफी तेजी के साथ एक वेनेरेबल के पास पहुंच जाता है, जिसे अपने इतने ज्यादा तेजी के साथ करीब बता हुआ देखकर वेनेरेबल काफी ज्यादा चौंक जाता है और हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि तुम मिड स्टेज ग्रेट एसेशन लेवल के कल्टिवेटर नहीं हो, मुझे जल्दी से बताओ कि आखिर तुम किस लेवल पर हो। लेकिन तभी हमारा मेन कैरेक्टर उसके ऊपर हमला करते हुए उससे कहता है कि मैं मरे हुए लोगों से बात नहीं करते। इतना कहने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर उसका काम वहीं पर ही तमाम कर देता है। उस वेनेरेबल को खत्म कर देने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो भूखे शेर की तरह अपने हाथों में एनर्जी इकट्ठा करते हुए काफी तेजी के साथ फिदर के मोटल सेट के जितने भी लोग हैं उनके ऊपर हमला करते हुए उनके कई सारे लोगों को जान से मार देना शुरू कर देता है। जिससे इस तरह से करता हुआ देखो जो फिदर इमोर्टल सेट के लोग हैं काफी ज्यादा डरने लगते और वहां से भागते हुए कहते हैं कि इस आदमी की जो फिजिकल बॉडी वो काफी ज्यादा अजीब है, जल्दी से यहाँ से भागो। लेकिन तभी उन्हीं में से एक आदमी अपने वेनेरेबल से कहता है कि वेनेरेबल जल्दी से आकर हमें बचाइए। तभी हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि उसी आदमी को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा होता है कि तभी उसके सामने वही लाल बालों वाला वेनेरेबल आते हैं। वह हमारे मेन कैरेक्टर को रोकने की कोशिश करने लगता है। अपने वेनेरेबल को वहां पर देखने के बाद जो फिदर इमोर्टल सेट के लोग होते हैं अपने वेनेरेबल की काफी ज्यादा तारीफ करने लगते और कहते हैं कि अब हमारा जो वेनेरेबल है इसे नहीं छोड़ेंगे, इसे जान से मार देंगे, क्योंकि हमारा जो वेनेरेबल है वो काफी ज्यादा पावरफुल है। लेकिन हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि मुस्कुराते उस लाल बालों वाले वेनेरेबल से कहता है कि अच्छा तो तुम मेरे पंच को भी ब्लॉक कर सकती हो, काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है। लेकिन हमें उस लाल बालों वाले वेनेरेबल को दिखाया जाता है जो कि पैर से सर तक पूरी तरह से हिल चुका होता है और थर थर कांपते हुए कहता है कि मेरी जो स्पेशलिटी है वही बॉडी रिफाइनमेंट है और 20 सोल के बूस्ट के साथ मेरी ताकत काफी ज्यादा हो चुकी थी, लेकिन मैं इसके सिंपल पंच के सामने भी डिफेंसलेस था। अगर इसने और भी ज्यादा तेजी के साथ उस पंच को मारा होता तो मैं भी इस पंच को नहीं रोक पाता। और इसके अलावा इसने समय न गवाते हुए मेरे ऊपर एक और पंच से हमला किया तो मैं उस पंच को नहीं झेल पाऊंगा। लेकिन तभी हमें उस बूढ़ी वेनेरेबल को दिखाया जाता है, वो भी हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला करते हुए उससे कहती है कि अगर हम 3 वेनेरेबल्स एक साथ तुम्हारे ऊपर हमला कर देंगे तो तुम नहीं बच पाओगे। उसके इतना कहने के साथ ही पीछे से एक और वेनेरेबल आगे आते हुए कहता है कि मैं अभी तुम्हारी मदद करता हूँ। जिस बात को सुनने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर की नजर उसकी तरफ जाती है तो हमें उस वेनेरेबल को दिखाया जाता है जो कि अपने किसी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला कर देता और इधर से जो लाल बालों वाला वेनेरेबल है वो भी हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला कर देता और जो बूढ़ी वेनेरेबल है उसने तो कब का ही हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला कर दिया होता है, यानी कि वो तीनों वेनेरेबल्स एक साथ मिलते हुए हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर काफी ज्यादा पावरफुल हमला कर देते हैं, जिनको के अपने ऊपर हमला करता हुआ देखकर हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि इसी के साथ में हमारे मेन कैरेक्टर को सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि हमारे होस्ट के ऊपर लेट एसेसिन रिलम के कल्टीवेटर ने हमला किया है, जिसके वजह से जो आपकी पैसिव स्किल है वह एक्टिवेट हो जाती है, जिसके वजह से आप भी
पिक स्टेज ग्रेट एसेशन रिलम पर पहुंच जाते हैं और जैसे हमारे मेन कैरेक्टर का लेवल अप हो जाता है वैसे उसके अंदर से काफी ज्यादा ऑरा बाहर निकलने लगता है और हमारे मेन कैरेक्टर का ऑरा ही उन तीनों के हमले को काफी आसानी से रोक लेता है, जिसे देखने के बाद वो वेनेरेबल्स काफी ज्यादा हैरान हो जाते और कहते हैं कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है। उसकी कल्टीवेशन तो ग्रेट एसेशन रिलम के पिक पर है। हमें जो इन्फॉर्मेशन मिली थी वो बिल्कुल गलत है, हमें बेवकूफ बनाया गया है। फिर हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि अपने प्रेशर से उन तीनों वेरिएबल्स को पीछे ढकेलते हैं। उन लोगों से कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया क्योंकि तुमने मेरे ऊपर काफी बड़ा एहसान किया है, इसीलिए मैं एहसान का बदला जरूर ही चुकाऊंगा। और हमें उन तीन वेरिएबल्स को दिखाया जाता है जो कि किसी तरह से हमारे मेन कैरेक्टर के प्रेशर से बचते हुए पीछे हट जाते हैं। और जो बूढ़ी वेरिएबल है वो कहती है कि इस पॉइंट पर हमें हमारे जो सेट की सीक्रेट टेक्निक है उसका इस्तेमाल करते हुए इस आदमी को कुछ भी हो जाए हमें मारना ही होगा, नहीं तो फ्यूचर में यह हमारे लिए काफी बड़ा खतरा बनेगा। जिस बात को सुनने के बाद जो बाकी के दोनों वेरिएबल से उस बात के लिए मान जाते हैं। इतना कहने के बाद वो तीनों इमोर्टल्स उस सीक्रेट टेक्निक को एक्टिवेट करने लगते हैं, जिसके वजह से उनके अंदर से काफी ज्यादा ऑरा बाहर निकलने लगता है और साथ ही में उनके चेहरे के ऊपर एक अजीब से पैटर्न बनने लगते हैं, जिन्हें उस टेक्निक को इस्तेमाल करता हुआ देखो जो फिदर इमोर्टल सेट के बाकी के लोग हैं वो काफी ज्यादा चौंक जाते और कहते हैं कि क्या ये वही फिदर एसेसिन की सीक्रेट टेक्निक है जिसके के बारे में हमने सुना था, इमोर्टल दाव इम्प्रिंट। ऐसा कहा जाता है ये जो सीक्रेट टेक्निक है उसे फिदर इमोर्टल सेट के जो फाउंडिंग एंसेस्टर थे उन्होंने बनाया था और यही हमारे फिदर इमोर्टल सेट के फाउंडेशन भी है। जो कोई भी पर्सन इस टेक्निक को एक्टिवेट करता है तो उसकी जो कॉम्बैट पावर है एक लेवल से बढ़ जाती है। ऐसा लगता है कि इनकी जो कॉम्बैट पावर है लगभग वर्चुअल इमोर्टल लेवल तक पहुंच चुके होंगे। अब जो ये यूजुलिन है वो बिल्कुल भी नहीं बचेगा। अभी मैं सिंपली भाषा में बताता हूँ, अगर उन तीनों वेनेरेबल्स ने हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला कर भी है तब भी जो सिस्टम है वह हमारे मेन कैरेक्टर का लेवल नहीं बढ़ाएगी, क्योंकि जो सिस्टम है वो सिर्फ हमारे मेन कैरेक्टर की कल्टीवेशन लेवल बढ़ाता है, ना कि कॉम्बैट पावर। और जो कि उन तीन वेनेरेबल्स ने उस सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल किया है जिसकी वजह से उनकी कल्टीवेशन नहीं बल्कि उनकी जो कॉम्बैट पावर है वो बढ़ी है। और उन लोगों को उन सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करता हुआ देखकर जो सेट के लीडर वो चौंकते हुए कहते हैं कि आखिर कितनी ज्यादा पावरफुल सीक्रेट टेक्निक है, क्या ये हमारा अंत है? जूनियर ब्रदर अपना ख्याल रखना। और जो होंगे वो अपने मन में कहता है कि कितनी ज्यादा मिस्टीरियस टेक्निक है। और हमें उन वेनेरेबल्स को दिखाया जाता है जिसमें से जो लाल बालों वाला वेनेरेबल है वो अपने मन में कहता है कि सीक्रेट टेक्निक का इस्तेमाल करने की वजह से मुझे बॉडी के अंदर अनलिमिटेड पावर फील हो रही है। फिर जो दूसरा वाला वेनेरेबल है वो कहता है कि चलो जल्दी से जाकर उसके ऊपर हमला करते, तुम लोग इस सीक्रेट टेक्निक का लंबे समय तक इस्तेमाल करने की कीमत तो जानते होगे ना, इसलिए हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं, इसलिए हमें जल्द से जल्द एजुलियन को खत्म करना होगा। सिंपल भाषा में अगर इन वेनेरेबल्स ने सीक्रेट टेक्निक का ज्यादा देर तक इस्तेमाल किया तो उनकी जो कल्टीवेशन फाउंडेशन है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी। फिर हमें उन वेनेरेबल्स को दिखाया जाता है जो कि अपने ग्रेट एलाइनेशन टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, वे हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर हमला कर देते हैं। वो हमला इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि उस हमले के सामने अगर कोई इमोर्टल भी आ जाए तब भी वो नहीं बच पाएगा। लेकिन इनके सामने हमारा मेन कैरेक्टर है, आखिर वो हमला हमारे मेन कैरेक्टर को क्या कर सकता है? और उस हमले को अपनी तरफ आता हुआ देखकर हमारा जो मेन कैरेक्टर मुस्कुराते हुए कहता है कि आखिरकार चीजें काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। इतना कहने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर अपने हेवनली एम्परर धर्मा बॉडी को एक्टिवेट कर लेता है। और जैसा कि हम लोगों को पता है कि हमारा जो मेन कैरेक्टर जिस हेवनली धर्मा बॉडी का इस्तेमाल करता है वो हेवनली धर्मा बॉडी मॉन्क के सेक्ट से बिलोंग करती है। और हमारे मेन कैरेक्टर के धर्मा बॉडी के सामने जो मॉन्क धर्मा बॉडी इस्तेमाल करती है वो चींटी के बराबर होती है। फिर हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से कहता है कि चींटियों जल्दी से मेरे सामने घुटने पर आ जाओ। इतना कहने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर अपने धर्मा बॉडी का इस्तेमाल करते हुए अपने सिर्फ एक ही उंगली के साथ उन तीनों वेनेरेबल्स ने जो ग्रेट एनाइलेशन का हमला किया होता है वो हमले को रोक लेता है। और हमारे मेन कैरेक्टर को धर्मा बॉडी का इस्तेमाल करता हुआ देखकर जो होंगे उसके गोटे मुंह में आ जाते और कहते कि तो धर्मा बॉडी है, तो धर्मा बॉडी वही है जो कि सीक्रेट रिलम में अपीयर हुई थी, क्या सच में इसी ने
उस धर्मा बॉडी का इस्तेमाल किया था। इसका जो ऑरा है वो डेमन एबेसिस में जो सबसे ज्यादा डीपेस्ट एरिया होता है वहाँ पर जो डेमन गॉड्स रहते हैं उससे भी कई गुना ज्यादा खतरनाक है। का ये मतलब है कि आगे चलकर हमारे मेन कैरेक्टर का सामना जरूरी उन डेमन एबेसिस के डेमन गॉड से होगा और हमें उन वेनिरेबल्स को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर की धर्मा बॉडी देखने के बाद उनकी भी हालत पूरी तरह से पतली हो चुकी होती है और अपने दांत पीसते हुए कहते कि आखिर में ये कैसे हो सकता है, आखिर ये लड़का धर्मा बॉडी का इस्तेमाल कैसे कर सकता है, इसके अलावा मैंने इसकी जैसी धर्मा बॉडी कभी भी नहीं देखी। फिर हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि वेनेरेबल से कहते हैं कि जरा ध्यान से देखो, असली इवेंट तो अब शुरू होगा। होने के बाद जो बूढ़ी वेनेरेबल है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहती है कि आखिर तुम क्या बातचीत कर रहे हो, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम्हारी इस बात से ये बूढ़ी डर जाएगी, तुमसे भी कई गुना ज्यादा पावरफुल लोगों से मैं मिल चुकी हूँ। उस बूढ़ी वेनेरेबल की ये बात सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर उसे कोई भी जवाब न देता हुआ सिर्फ अपने फिंगर टेक्निक का इस्तेमाल करती उस बूढ़ी वेनेरेबल के ऊपर हमला कर देता और हमारे मेन कैरेक्टर के एक हमले के साथ वो जो वेनेरेबल है उसका काम वही पर तमाम हो जाता है। बूढ़ी औरत को खत्म कर देने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर पीछे मुड़ते है उसके पीछे जो फिदर इमोर्टल सीट के लोग हैं उनसे कहते हैं कि अब तुम्हारी बारी आ चुकी है। जिस बात को सुनने के बाद वो जो लोग हैं वो हमारे मेन कैरेक्टर को डेमन डेमन कहकर वहां पर से भागने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर कहाँ रुकने वाला था। हमारा मेन कैरेक्टर उन लोगों के ऊपर भी हमला करते उन लोगों को एक ही हमले के साथ खत्म कर देता है। जिस चीज को देखने के बाद जो बाकी के बचे हुए दो वेनेरेबल से वो काफी ज्यादा चौंक जाते और कहते हैं कि वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो बस अपने खाली हाथों का इस्तेमाल करते हुए भी ग्रेट एसेसिन लेवल के कल्टीवेटर्स को हरा सकता है। इतना कहने के बाद वो दोनों बचे हुए जो वेनेरेबल्स है काफी तेजी के साथ वहां से भागने लगते हैं ताकि वो हमारे मेन कैरेक्टर के हाथों से ना मारे जाए, लेकिन तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी होती है क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर की नजर उनके ऊपर पड़ चुकी होती है, इसीलिए वो अपनी धर्मा बॉडी का इस्तेमाल करते हुए उन दोनों वेनेरेबल्स को पकड़ लेता है। उन वेनेरेबल के सामने उनकी मौत खड़ी है फिर भी उनके अंदर से एक इंच भी घमंड कम नहीं होता और उसी घमंड में वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि जो फ्रीदर इमोर्टल सिटी हो तो मैं नहीं छोड़ेगा और वो जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं कि जो ग्रेट डेमन है वो बैरन स्टेट में आ चुका है, जो ग्रेट डेमन है वो बैरन स्टेट पे आ चुका है। उन लोगों के बकबक सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा इरिटेट होता है, जल्दी से अपने दोनों हाथों को बंद करते हुए उन दोनों वेनेरेबल को वहीं पर पिचका कर खत्म कर देता है। उन लोगों को खत्म कर देने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से हमारे होंग की तरफ देखते हुए कहता है कि अब समय आ चुका है कि जी हमें धोखा देने की कोशिश कर रहा था उस डिसाइपल से निपटा जाए। और हमारे मेन कैरेक्टर को इतने ज्यादा खतरनाक तरीके से अपनी तरफ देखता हुआ देखकर जो होंगे वो काफी ज्यादा डर जाता और अपने मन में कहता है कि खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। फिर हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि वापस आ जाता है। हमारे मेन कैरेक्टर के वापस आ जाने के बाद जो शॉर्ट पिक का मास्टर है उसकी काफी ज्यादा तारीफ करने लगता है कि तभी जो लेडी पिक मास्टर है वो शॉर्ट पिक मास्टर को पीछे ढकेलते हुए सामने आते हुए हमारे मेन कैरेक्टर को अपने बड़े बड़े दो अरमानों को दर्शन कराते हुए उसके काफी ज्यादा तारीफ करने लगते हैं, लेकिन उन दोनों को ही साइड में करवाते हुए जो सेट लीडर है वो आगे आते हुए हमारे मेन कैरेक्टर का शुक्रिया अदा करने लगते हैं और उसके काफी ज्यादा खातिरदारी करने लगते हैं। और हमें होंग को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में कहता है कि अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। ये बूढ़ा कमी ना कहेगा उसकी जो कल्टीवेशन है वो ग्रेट एसेसिन लेवल के पिक पर है, लेकिन वो अभी तक हमें ये दिखा रहा था कि उसके जो कल्टीवेशन है फ्यूजन रिलम पर है। मैंने इसके जैसा घटिया आदमी कभी भी नहीं देखा है। लेकिन तभी हमारे मेन कैरेक्टर होंग की तरफ देखते हुए कहता है कि अच्छा तो तुम भी यहाँ पर हो। जिस बात को सुनने के बाद जो होंगे वो काफी ज्यादा डर जाता और अपने मन में कहता है कि आखिर इसका कहने का क्या मतलब था, क्या मैटर खत्म हो चुका है, अब मेरा मरने का समय आ चुका है। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर शॉर्ट पिक के मास्टर से कहता है कि जाओ उसके टुकड़े टुकड़े कर उसे खत्म कर दो। जिस बात को सुनने के बाद जो शॉर्ट पिक का मास्टर है वो हमारे होंग को मारने के लिए तैयार हो जाता है, जिसे इस तरह से करता हुआ देखकर जो होंग है वो जल्दी से अपने घुटनों पर बैठते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से उसने जो कुछ भी किया उसकी माफी मांगने लगता है और साथ ही में उसकी जान बख्श देने के लिए उससे भीख मांगने लगता है। उसे इस तरह से अपने सामने झुककर भीख मांगता हुआ देखकर हमारा जो मेन कैरेक्टर मुस्कुराते उसे कहते हैं कि क्या तुम पहले काफी ज्यादा घमंडी नहीं बन रहे थे तो फिर अचानक से तुम्हें क्या हुआ, तुम इतने ज्यादा कायर क्यों बन रहे हो। जिस बात को सुनने के बाद जो होंगे वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि मास्टर ये जो आपका डिसाइपल है काफी ज्यादा एरोगेंट था, इसलिए मैं आपसे भीख मांगता हूँ, मुझे बदलने का एक चांस दीजिए, मैं इसके बाद ऐसी गलती कभी भी नहीं करूंगा। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से होंग से कहता है कि अपने आप को थप्पड़ मारना शुरू
कर दो। जब तक कि मैं तुम्हें रुकने के लिए नहीं कहूंगा तब तक तुम बिल्कुल भी मत रुकना, तब तक तुम थप्पड़ मारते रहो। जिस बात को सुनने के बाद जो होंगे वो काफी ज्यादा चौंक जाता है, लेकिन उसके पास दूसरा कोई रास्ता ना होने की वजह से वो अपने आप को काफी ज्यादा तेजी के साथ थप्पड़ मारने लगता है। जिसे इस तरह से करता हुआ देख कर जो हमारा रेट है उसकी काफी ज्यादा फिक्र करने लगता है। और जो सेक्ट लीडर है वो अपने मन में कहता है कि हालांकि जो होंगे वो काफी ज्यादा घमंडी है, लेकिन अगर वो जूनियर ब्रदर ए के केयर में रहेगा तो उसका जो पोटेंशियल है वो काफी ज्यादा बढ़ेगा, जो कि हमारे सीट के काम आएगा। इतना सोचने के बाद जो सेक्ट लीडर है वो आगे आते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि हालांकि जो होंगे वो काफी ज्यादा घमंडी था, लेकिन उसने हमारे सेट की मदद भी की, इसीलिए उस मदद को हम सामने लाते हुए उसे ज्यादा बड़ी सजा नहीं देंगे और हम उसे बैक माउंटेन पर भेज देंगे। इस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर खड़ा होते हुए कहता है कि जिंदगी में तुमने पहली बार अच्छा काम किया था, जिसके वजह से मैं अभी तुम्हारी जो जान है वो बख्श दे रहा हूँ, लेकिन तुमने जो मिस्टेक की है उसके ऊपर तुम्हें ध्यान तो देना ही होगा, इसलिए जाओ बैक माउंटेन में चले जाओ। जिस बात को सुनने के बाद जो होंगे जिसका के गाल थप्पड़ मारने की वजह से सूझ चुका होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर। इतना कहने के बाद जो होंगे वो काफी तेजी के साथ वहां से जाने लगता है। उसे जाता हुआ देखकर जो सेक्ट लीडर है वो हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि तुम्हारा जो डिसाइपल है सच में काफी ज्यादा मुसीबतें खड़े करता है। जिस बात को सुनने के बाद जो शॉर्ट पिक मास्टर वो कहता है कि हाँ बिल्कुल, जूनियर ब्रदर ही उसे कंट्रोल कर सकते हैं, जूनियर ब्रदर के बिना उसके आंखों में हम तो चींटी के बराबर है। जिस बात को सुनने के बाद जो लेडी पिक मास्टर वो कहती है कि वो काफी ज्यादा टैलेंटेड और उसके जैसा टैलेंटेड डिसाइपल हम जुआन सेक्ट में इस तरह से टिकाए रख सकते हैं, ये सब जूनियर ब्रदर के वजह से हुआ है, इसीलिए हम लोगों को उसका शुक्रिया अदा करना चाहिए। फिर हमारा जो मेन कैरेक्टर अपने सर को हाथ लगाते हुए उन सारे लोगों से कहता है कि ये सब मेरी गलती है कि मैं उसे डिसिप्लिन नहीं सिखा पाया, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं जल्दी उसे डिसिप्लिन सिखा दूंगा। इतने ज्यादा इमोशनल बातें कर देने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर सीधे कुर्सी पर जाकर बैठ जाता और वहाँ पर लेटते हुए हमारे चूहे से कहता है कि शाउशी तुम्हारा मास्टर गर्म खाना खाना चाहता है, इसलिए मेरे लिए खाना लेकर आओ। जिस बात को सुनने के बाद जो चूहा दौड़ते हुए वहां से जाने लगता है और जाते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि अच्छा ठीक है मास्टर, ये जो रेट है वो आपके लिए काफी ज्यादा बेहतर खाना बना कर लेकर आएगा। और हमारे मेन कैरेक्टर के इतने ज्यादा भारी भरकम डायलॉग सुनाने के बाद सीधा वहां पर जाकर इस तरह से लेटता हुआ देखकर जो सेक्ट लीडर और बाकी के जो पिक मास्टर वो पूरा सदमे में चले जाते हैं। फिर हमें बैक माउंटेन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारे जो होंगे वो बैठा होता और कहता है कि मैं इसके ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ कि तुम हमेशा ही जीतते रहते हो। अगर मैं काफी ज्यादा मन लगाकर कल्टीवेशन करता हूँ तो मैं भी ग्रेट असेसिन लेवल के पिक पर पहुंच सकता हूँ या फिर उसे भी सरपास करते हुए आगे बढ़ सकता हूँ। इतना कहने के बाद जो होंग है वो अपने सूखे हुए चेहरे को पानी में देखने लगता है, जहाँ पर हमें होंग को दिखाया जाता है जो कि सच में काफी ज्यादा दुखी होता है, लेकिन हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि ये सब होंग की गलती होती है। अगर वो हमेशा हमारे मेन कैरेक्टर के पीछे रहता और उसका सपोर्ट करता रहता तो वो कब का आगे निकल चुका होता। फिर भी वो हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है कि ये जुलियन बस तुम इंतजार करो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर वहां से सीन चेंज होकर ईस्टर्न रीजन के मॉन्क स्टेट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर उन लोगों को भी ये खबर पहुंच जाती है कि हमारे मेन कैरेक्टर ने फिदर इमोर्टल सेट की जो 9 मिलियन के आर्मी और साथ ही में उनके साथ गए हुए जो 16 वेनेरेबल्स थे उन सारे लोगों को खत्म कर दिया है। फिर वहां से सीन चेंज होकर ईस्टर्न रीजन के स्पिरिट स्टेट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो जे फैमिली का यंग मास्टर है उसके पास भी खबर पहुंच जाती है कि हमारे मेन कैरेक्टर ने इमोर्टल सेट के सारे लोगों को खत्म कर दिया। जिस बात को सुनने के बाद वो काफी ज्यादा चौंक जाता है और वो अपने मन में कहता है कि अच्छी बात है कि मैं वहां पर उनके साथ लड़ाई करने के लिए नहीं गया था, अगर मैं वहां पर गया होता तो मैं भी मारा जाता। जिस बात से वो काफी ज्यादा नर्वस हो जाते हैं और वो अपनी नर्वसनेस को कम करने के लिए वो अपने नौकर से कहता है कि जल्दी से जाकर और भी ज्यादा व्यूमन कल्टिवेटर्स को यहाँ पर लेकर आओ ताकि वो मुझे शांत कर पाए। जिस बात को सुनने के बाद यंग मास्टर का जो नौकर होता है वो वहां से चला जाता है। फिर हमें फिदर इमोर्टल सेट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो उनका होली सोन होता है उसके पास भी खबर पहुंच जाती है कि उनके भेजे हुए जितने भी आर्मी थी वो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। जिस बात को सुनने के बाद जो होली सन है वो काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम ग्रेट एसेसिन स्टेज के कल्टीवेटर होगे और तुमने अपनी कल्टीवेशन को छुपा कर रखा। क्या तुम मुझे अपना खिलौना समझ रहे हो जिसके के साथ तुम कभी भी आ जाकर खेल सकते हो। फिर जो लॉ एनफोर्समेंट का एल्डर होता है वो होली सन से कहता है कि आपको इस तरह से हार नहीं माननी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि वो एक ओल्ड डेमन है जो कि कई हजारों सालों से जिंदा
ज्यादा है, जिसके वजह से ही उसकी जो कल्टीवेशन इतनी ज्यादा आगे बढ़ चुकी है। और तुम अभी भी काफी ज्यादा यंग हो। जो एजुलियन है उसके ग्रेट एसेसिन स्टेज ही आखिरी स्टेज है, लेकिन तुम्हारे लिए ये तो तुम्हारी शुरुआत है। इस बात को सुनने के बाद जो होलिसन है वो कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं ट्रिबुलेशन को पार करते हुए मैं फ्यूचर में इमोर्टल बनूंगा। आखिर मैं इस तरह से हार कैसे मान सकता हूँ? वो तो बस अभी ग्रेट एसेसिन रिलम का एक कल्टिवेटर है और मैं जल्द ही ग्रेट एसेसिन रिलम पर अपना ब्रेक थ्रू कर उसे खत्म कर दूंगा। फिर जो होलिसन है वो एल्डर मुंह से कहता है कि हरेप्स को ये बता दो कि मैं जो सुप्रीम एंग ट्रेजर है उसे रिफाइन करना चाहता हूँ, ताकि मैं अपनी कल्टीवेशन और अपनी स्ट्रेंथ को इम्प्रूव कर पाऊँ। जिस बात को सुनने के बाद जो एल्डर मुंह है वो काफी ज्यादा चौंक जाते और होलिसन से कहते हैं कि आपने क्या कहा, आप उसे आइटम को अभी रिफाइन करना चाहते हैं। मैं जानता हूँ कि अभी आपको कैसा फील हो रहा है, लेकिन आपको शांत होना पड़ेगा। अगर आपने जल्दबाजी की तो ये आपके लिए एक बुरी बात होगी। जिस बात को सुनने के बाद जो होलिसन है वो अपने दांत पीसते हुए एल्डर मुंह से कहते हैं कि एल्डर मुंह प्लीज मेरे ऊपर विश्वास करिए, मैं खुद के अंदर बदलाव करना चाहता हूँ, जल्द से जल्द स्ट्रांग बनना चाहता हूँ। इतना कहने के बाद जो होलिसन है वहीं पर बैठकर कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है और जो एल्डर मुंह है वो वहां से जाते हुए जो होलिसन है उसे कहता है कि आपने जो कुछ भी कहा है उसे मैं हायर सबको रिपोर्ट कर दूंगा। इतना कहने के बाद जो एल्डर मुंह है वहां से चला जाता है। एल्डर मुंह के जाने के बाद हमें होलिसन को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा गुस्से में कहता है कि ए जूलियन, अगली बार मैं तुम्हें बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़। फिर हमें 3 महीनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा जो मेन कैरेक्टर है अपने सेट में आराम फरमा रहा होता है और जो होंगे उसे अपना पूरी तरह से नौकर बना लिया होता है। उसे बार बार कोई ना कोई ऑर्डर दे रहा होता है कि मेरे लिए ये खाने के लिए लेकर आओ, मेरे लिए ओ पीने के लिए लेकर आओ। और जो होंगे वो भी हमारे मेन कैरेक्टर के पूरी तरह से बात सुन रहा होता है, जिस वजह से हमारा जो मेन कैरेक्टर होंग से कहता है कि तुम काफी ज्यादा अच्छे बच्चे बनते जा रहे हो। और जो होंगे रोते हुए अपने मन में कहता है कि फिर से पागल हो रहा है, ये जो आदमी वो मेंटली इल है, आखिर मेरे ये बुरे दिन कब खत्म होंगे। लेकिन तभी हमारे मेन कैरेक्टर को सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि आज का जो साइन इन अटेम्प्ट है वो फिर से रिफ्रेश हो चुका है, क्या आप साइन इन करना चाहते हैं? सिस्टम के उस नोटिफिकेशन को देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर सिस्टम को कोई जवाब देता है या नहीं यह हमें साफ साफ नहीं दिखाया जाता। लेकिन तभी सिस्टम का एक और नोटिफिकेशन आता है कि होस्ट ने यहाँ पर काफी बड़ा धमाका किया है, जिसके वजह से होस्ट को एक सुप्रीम ग्रेड का माउंट दिया जाता है। सुप्रीम ग्रेड के माउंट के बारे में पढ़ने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है कि क्या तुमने क्या कहा, एक सुप्रीम ग्रेड का माउंट? और इस बात से हमारा मेन कैरेक्टर इतना ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है कि जो वो वाइन ग्लास से पी रहा होता है ग्लास से अपने हाथों से छोड़ देता है। लेकिन हमें होंग को दिखाया जाता है जो कि हमारे मेन कैरेक्टर ने की हुई गलती अपने सर ले लेता और कहता है कि इसमें मेरी ही गलती है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर उसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान न देते हुए सिस्टम से कहता है कि सिस्टम मुझे और भी ज्यादा इस माउंट के बारे में बताओ, क्या कह रहे किस तरह का माउंट है। जिस बात को सुनने के बाद जो सिस्टम है वह हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि एक पेंग है, अभी के लिए काफी ज्यादा छोटा है, लेकिन इसकी जो कल्टीवेशन लेवल है ग्रेट एसेसिन रिलम पर पहुंच चुकी है, इसलिए आपको इसे काफी ज्यादा अच्छी तरीके से ट्रीट करना होगा। फिर हमें पेंग के बारे में बताया जाता है, उसका पूरा नाम कौन पेंग होता है जो कि एंशिएंट डिवाइन बीस्ट है, जिसके पास अनलिमिटेड गॉड पोटेंशियल है। ये हेवंस और माइरिड रिलम के अंदर सबसे ज्यादा पावरफुल क्रीचर्स में से एक है। वह हवा में उड़ सकता है और पानी में तैर सकता है। इस बात को सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और अपने मन में कहते हैं कि मेरे जैसे एक हैंडसम कल्टीवेटर बिना माउंट के बाहर कैसे जा सकता है। और इसके अलावा जो कुनपेंग है वो एक मिथिकल बीस्ट है, जिसके के बारे में लोग सपना देखते हैं और फैंटेसी नोवेल में उसके सिर्फ तस्वीरें देखते हैं। कुनपेंग के बारे में जो लोग सपना देखते हैं वही मेरे लिए हकीकत बन चुकी है। जो कुनपेंग है वो मेरा माउंट बन चुका है, जिसके के ऊपर मैं बाहर घूमने के लिए जा सकता और शो ऑफ भी कर सकता हूँ। और हमारे मेन कैरेक्टर को इतना ज्यादा एक्साइटेड देखने के बाद जो होंगे वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, अपने मन में कहता है कि आखिर इस आदमी के साथ क्या गलत है, आखिर वो इतना ज्यादा एक्साइटेड क्यों हो रहा है, कि इसे और कोई अपॉर्चुनिटी मिले जो कि इसे काफी ज्यादा बेनिफिट दिला सकती है। लेकिन तभी हमारे मेन कैरेक्टर के पास रैट आती है। वे हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि जो सेक्ट लीडर है उन्हें एक इनविटेशन मिला था, लेकिन सेक्ट लीडर ने मुझे उस इनविटेशन को आपको देने के लिए कहा है। जिस बात को सुनने के बाद जब हमारा मेन कैरेक्टर उस इनविटेशन को पढ़ता है तो उसमें जो ज़ूक्लैन होता है उन्होंने एक बैंक्वेट रखा है, जिसके के अंदर ज़ुआनटियान सेट को भी इन्वाइट किया होता है, क्योंकि उनके ज़ूक्लैन का कोई तो मेंबर ट्रिबुलेशन रिलम पर पहुंचा होता है। लेकिन इस समय पर ज़ुआनटियान सेट को वहां पर इन्वाइट करने का साफ
साफ ये मतलब है कि वो बस अपने बड़े हुए ताकत को सारे लोगों को दिखाना चाहते हैं। लेकिन तभी हमारे मेन कैरेक्टर के पास होंगे आते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि जो ज़ूक्लियन का एंसेस्टर ओसिल्डो इमोर्टल बना है वो ट्रू इमोर्टल जितना पावरफुल तो नहीं होता, लेकिन वो हमारे लेवल से भी कई गुना ज्यादा आगे है। और अभी के लिए हमारा जो जोंटी इंसेक्ट है उसने कई सारे दुश्मन बना लिए है, जिसके वजह से अगर हम उस बैंकेट में गए तो हमारे ऊपर ये खतरा बन रहेगा। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर है होंग से कहता है कि डेंजर जैसी कोई भी चीज मेरे डिक्शनरी में नहीं है, इसीलिए हम उस बैंकेट को अटेंड करने के लिए जरूर जाएंगे। और साथ ही में वो अपने मन में कहता है कि सीडी इमोर्टल हो या फिर ट्रू इमोर्टल हो, कोई भी मेरे सामने नहीं टिक सकता। और इसके अलावा जो मेरा नया माउंट बना है उसका शो ऑफ करने का ये परफेक्ट समय है। और इसी के साथ में हमारे मेन कैरेक्टर को सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि ज़ूक्लियन का जो बैंकेट है उसे अटेंड करना होगा, वो भी अपने माउंट के साथ। और वहां पर के लोगों को अपना माउंट दिखाते हुए उन्हें 440 वोल्ट का झटका देना है। अगर आपने ऐसा किया तो आपको स्पेशल रिवॉर्ड मिलेगा। सिस्टम की उस नोटिफिकेशन को देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। सिस्टम से कहता है कि तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो, मेरा दिल कुछ शानदार फ्लेक्सिंग करने के लिए तड़प रहा है। फिर जो रैट है वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए हमारे मेन कैरेक्टर से कहते हैं कि तो फिर हम ज़ूक्लियन में कब निकलने वाले हैं मास्टर। ये सुनने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर रैट से कहते हैं कि अभी इसी समय। जिसे इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखाता हुआ देखकर जो होंगे उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि आखिर इसे इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस किस बात का है। लेकिन तभी हमारा जो मेन कैरेक्टर चुटकी बजाते हुए जो उसका माउंट है उसे वहां पर समन करने लगता है, जिस वजह से जो आसमान है वो पूरी तरह से बादलों से घिरने लगता है। और वहां पर हमारा जो मेन कैरेक्टर का माउंट कुनपेंग है वो समन होने लगता है, जिसके वजह से आसपास के वहां पर जितने भी छोटे मोटे डीमन बिस्ट होते हैं वो काफी ज्यादा डरने लगते हैं। यहाँ तक कि जो आसमान है उसके अंदर थंडर्स भी जनरेट होने लगती है, जिसको देखने के बाद जो जियांटियन सेट के लोग हैं वो काफी ज्यादा चौंकते हुए कहते हैं कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या फिर से हमारे ऊपर कोई हमला कर रहा है। फिर हमें हमारे सेट लीडर को दिखाया जाता है, जिसको कि जो शॉर्ट पिक का मास्टर वो कहता है कि सेट लीडर ये तो ग्रेट एसेसिन लेवल का सुप्रीम बीस्ट है, लेकिन आखिर जैसी चीज यहाँ पर क्या कर रहे हैं, क्या इसे फेदर इमोर्टल सेक ने यहाँ पर भेजा है। जिस बात को सुनने के बाद जो सेट लीडर है वो कहते हैं कि इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि आखिर इसे यहाँ पर किसने भेजा और ये यहाँ पर क्या कर रहा है। हमें जल्द से जल्द जो सेट का प्रोटेक्शन अरे है उसे एक्टिवेट करना होगा। उसके इतना कहने के साथ ही जो पैट्रैक है वो अपने सेट का जो प्रोटेक्शन अरे उसे एक्टिवेट कर लेते हैं। फिर हमें होंग और चूहे को दिखाया जाता है, जो कि उस कुनपेंग को वापस देखने के बाद काफी ज्यादा डर चुके होते हैं। और हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जो कि मुस्कुराते हुए अपने मन में कहता है कि बुरा नहीं, बिल्कुल भी बुरा नहीं है, और तो और ये तो इसका छोटा ही रूप है। अगर इस कुनपेंग की फुल्ली ग्रोथ हो जाती है तो जो 18 वेनेरेबल्स हमारे ऊपर हमला करने के लिए आए थे वो 18 वेनेरेबल्स इसके हाई के हमले के साथ मारे जाएंगे। और जो होंगे वो अपने मन में कहता है कि अगर इस लेवल वाले बिस्ट ने अचानक से यहाँ पर हमला किया तो यहाँ पर पूरी तरह से तबाही मच जाएगी, और इस तबाही की चपेटे में मैं भी आ जाऊंगा। लेकिन तभी हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जो कि काफी तेजी के साथ उस कुनपेंग की तरफ बढ़ने लगता है। जिसे इतनी तेजी के साथ उस कुनपेंग की तरफ बढ़ता हुआ देखकर जो होंगे वो चौंकते हुए कहते कि क्या ये पागल हो चुका है, आखिर वो कुनपेंग की तरफ क्यों बढ़ रहा है। फिर हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है, जो कि सीधा उस कुनपेंग के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। जो सेक लीडर ने वहां पर प्रोटेक्शन अरे लगाए होते उस प्रोटेक्शन अरे को भी बंद कर देता है। जिसे इस तरह से करता हुआ देखकर जो होंगे वो चौंकते हुए कहते कि आखिर वो वहां पर क्या कर रहा है, क्या वो मरने की कोशिश कर रहा है। अगर वो मरने की कोशिश कर रहा है तो खुद अकेला मरे ना, हमें अपने साथ क्यों लेकर जाना चाहता है। लेकिन तभी जो होंगे कुछ देखकर काफी ज्यादा चौंक जाता और कहता है कि ये नहीं हो सकता, ये इम्पॉसिबल है। वो हमारे मेन कैरेक्टर को देखकर काफी ज्यादा चौंक चुकी होती है, क्योंकि हमारा जो मेन कैरेक्टर है वो काफी आसानी से कुनपेंग को सहला रहा होता है। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर कुनपेंग को सहलाते उससे कहता है कि तुम काफी ज्यादा अच्छे हो, आज से मैं तुम्हें कुन कहकर पुकारूंगा। और हमारे मेन कैरेक्टर को ये सब करता हुआ देखकर जो सेक लीडर काफी ज्यादा चौंक जाता और कहते हैं कि क्या मैं कुछ गलत देख रहा हूँ। जूनियर ब्रदर ए ने चुटकी बजाते ही इतने बड़े डेमन बीस्ट को टेम कर लिया। जिस बात को सुनने के बाद जो शॉर्ट पिक का मास्टर होता है वह हमारे सेक लीडर से कहता है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा लग रहा है कि जो बीस्ट है वो पहले से ही हमारे मेन कैरेक्टर को जानता है। लेकिन तभी जो लेडी पिक मास्टर होती है वो कहती है कि तो एंशिएंट कुनपेंग है, जो कि एक मिथिकल बीस्ट है जिसके के बारे में एंशिएंट टेक्स्ट में देखा गया है। जिस बात को सुनने के बाद जो सेक लीडर वो कहती है कि तुमने अभी अभी जो बात कही उसके हिसाब से मुझे भी कुछ बातें याद आ रही है। अगर कुनपेंग पूरी तरह से विकसित हो जाए तो प्लैनेट्स को खा
खा सकता है, यहाँ तक कि मल्टीवर्स में वो घूम भी सकता है। लेकिन इस कुनफेंग को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि जैसा उस किताब में मेंशन किया गया था उसके हिसाब से काफी ज्यादा छोटा है। जिस बात को सुनने के बाद जो शॉर्ट पिक मास्टर होता है वो कहता है कि ऐसा लगता है कि अभी तक फुल्ली ग्रो नहीं हुआ है। अगर ये पूरी तरह से विकसित हो जाएगा तो इसकी जो पावर है उतनी ज्यादा बढ़ेगी कि जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन तभी हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि सेक्ट लीडर की तरफ बढ़ते हुए उन लोगों से कहता है कि तुम चिंता मत करो, ये मेरा माउंट है। जिस बात को सुनने के बाद जो सेक्ट लीडर और वहां पर जितने भी लोग हैं काफी ज्यादा चौंक जाते और कहते हैं कि आखिर ये क्या हो रहा है, कि एंशिएंट पीस इसका माउंट है। जिस बात को सुनने के बाद जो होंगे वो अपने मन में कहता है कि यहाँ तक कि जो कुनलुन के सबसे ज्यादा होशियार इमोर्टल थे वो भी मानते थे कि जो कुनफेंग है वो पूरी तरह से विलुप्त हो चुके हैं। फिर भी अब न केवल एक यहाँ पर अपेयर हुआ है बल्कि वो खुद अपनी इच्छा से ये जूलियन का माउंट भी बन चुका है। फिर वो काफी ज्यादा गुस्सा करते हुए कहता है कि आखिर क्यों, आखिर वही क्यों, वो अलसी कुछ भी नहीं करता, बस पूरा दिन वहां पर पड़ा रहता और खाता पीता रहता है, फिर भी उसे हेवंस इतना ज्यादा ब्लेसिंग क्यों देता रहता है। और उसके विपरीत में एक कल्टीवेटर हो जो कि पूरे लगन से ट्रेनिंग करता हूँ लेकिन फिर भी मुझे उसके पैरों में पड़कर गिड़गिड़ाना क्यों पड़ता है, आखिर हेवंस मेरे ऊपर ब्लेसिंग क्यों नहीं बरसाता। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर सेक्ट लीडर से कहता है कि सेक्ट लीडर हम यहाँ पर से जाने के लिए अब तैयार है और तुम लोग चिंता मत करो, ये जो कुनफेंग है वो मेरे साथ है। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर सोचते हुए कहता है कि लेकिन इसमें कुछ तो कमी है। इतना कहने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए जो जोआंटियन सेक्ट है वहां पर के घर उखाड़ कर उस घर को कुनफेंग के ऊपर रख देता है और उस घर को रखने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर खुश होते हुए कहता है कि ये अच्छी बात हुई ना, अब मैं अंदर आराम से लेट सकता हूँ। लेकिन हमें सेट लीडर को दिखाया जाता है जिनके के गोटे मुंह में आ जाती है क्योंकि हमारे मेन कैरेक्टर ने जिस घर को उखाड़ा होता है वो सेट लीडर का घर होता है। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर आगे बढ़ते हुए अपने दोनों डिसाइपल से कहता है कि डिसाइपल चलो माउंट के ऊपर बैठो, हम अभी निकलने वाले हैं। जिस बात को सुनने के बाद जो रेट है वो काफी ज्यादा खुश हो जाता और होंग से कहता है कि सीनियर ब्रदर होंग चलो मास्टर हमें बुला रहे हैं। जिस बात को सुनने के बाद जो होंग है वो भी आगे बढ़ने के लिए मान जाता और बढ़ते हुए गुस्सा करते हुए अपने मन में कहता है कि मैं मानता हूँ जो किस्मत है वो हमेशा स्ट्रॉन्ग लोगों का साथ देती है लेकिन मैं हमेशा किसी का मोहरा बनने से इनकार करता हूँ। फिर वो काफी तेजी के साथ उस माउंट की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि अगर मैं सही समय का इंतजार करूँ तो मैं उसकी जो किस्मत है उसे चुरा कर अपना बना लूंगा। जब तक कि मैं अपने आप को सरेंडर करने से इनकार करता हूँ तब तक मैं कुछ भी कर सकता हूँ। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर अपने कुनपेन को लेकर जो ज़ूक्लियान है उसकी तरफ निकल जाते हैं। उसके जाने के बाद जो सिक लीडर है वो शॉर्ट पिक मास्टर से कहती है कि क्या जूनियर ब्रदर ए वाकई ज़ूक्लियान के बैंकेट में ठीक रहेंगे, आखिरकार उनका जो एंसेस्टर है सूडो इमोर्टल है। जिस बात को सुनने के बाद जो लेडी पिक मास्टर कहती है कि आप बहुत चिंता करते हैं, क्या जूनियर ब्रदर को कभी हमारी चिंता की आवश्यकता पड़ी है। इस बात को सुनने के बाद जो शॉर्ट पिक मास्टर होता है वो कहता है कि अगर मैं हॉनेस्टली कहूँ तो अगर वो वहां पर जाकर किसी तरह का केओस पैदा नहीं करता तो मैं उसका काफी ज्यादा शुक्रगुजार रहूंगा। फिर जो सेक लीडर हो मुस्कुराते हुए कहती है कि ज़ूक्लियान को लगता है कि वो हमें डरा सकते हैं लेकिन अब जो शेर है वो खुद ही उनके दरवाजे पर जा रहा है, आखिर उन्होंने हमें इनविटेशन क्यों भेजा, उसका उन्हें जरूर रिग्रेट होगा। फिर हमें कुछ फ्लोटिंग आइलैंड्स को दिखाया जाता है जिसके के ऊपर ही जो ज़ूक्लियान है वो बसा हुआ है। हमें कुछ कल्टीवेटर्स को दिखाया जाता है जो कि काफी तेजी के साथ उसी ज़ूक्लियान की तरफ बढ़ रहे होते हैं, जो कि उसी ज़ूक्लियान के जो एंसेस्टर है उन्हें बधाई देने के लिए जा रहे होते हैं। फिर हमें ज़ूक्लियान के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वहां पर आए हुए जितने भी कल्टीवेटर्स है ज़ूक्लियान का जो यंग मास्टर होता है उसे बधाइयां दे रहे होते हैं क्योंकि जो उनका एंसेस्टर है वो सूडो इमोर्टल बना होता है। और उन लोगों को चापलूसी करता हुआ देखकर जो ज़ूक्लियान का यंग मास्टर हंसते हुए कहता है कि तुम मेरी चापलूसी कर रहे हो लेकिन तुम चिंता मत करो, जो ज़ूक्लियान है वो अपने आलाइज का ख्याल रखेगा। लेकिन तभी वहां पर आए हुए कल्टीवेटर में से एक कल्टीवेटर कहता है कि क्या ज़ूक्लियान ने जोआंटियन सेट को यहाँ पर इन्वाइट किया है। जिस बात को सुनने के बाद जो ज़ूक्लियान का यंग मास्टर होता है वो काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से कहता है कि हाँ हमने उन्हें इन्वाइट किया है लेकिन तुम्हें क्या सच में ऐसा लगता है कि वो लोग यहाँ पर आने की हिम्मत करेंगे। बस बेहतर होगा कि वो यहाँ पर किसी अनजान पर्सन को ना भेजे, नहीं तो हम उसे गेट से अंदर भी आने नहीं देंगे। जिस बात को सुनने के बाद जो दूसरा कल्टीवेटर है वो यंग मास्टर से कहता है कि क्या हो अगर यू जूलियन खुद ही यहाँ पर आ जाए। जिस बात को सुनने के बाद जो यंग मास्टर काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से हंसते हुए कहता है कि अगर वो कमीना यहाँ पर आता है तो तुम लोगों को जो ज़ूक्लियान है उसके पावर देखने का मौका मिलेगा। यंग मास्टर की बात सुनने के बाद वहां पर आए हुए जितने भी
कल्टिवेटर्स होते हैं वो यंग मास्टर के काफी ज्यादा तारीफें करने लगते और उन लोगों को अपनी तारीफ करता हुआ देखकर जो यंग मास्टर चने के झाड़ पर चढ़ जाता और मुस्कुराते हुए कहता है कि ये जूलियन, अगर तुम मशहूर हुए तो क्या हुआ, इस यंग मास्टर के सामने तो ड्रैगन को भी कुंडली मारकर रहना पड़ता है। उस यंग मास्टर के इतना कहने के साथ ही हमारा जो मेन कैरेक्टर अपने कुनपेंग के साथ वहां पर पहुंच जाते और इतने बड़े कुनपेंग को वहां पर देखने के बाद जो लोग है वो काफी ज्यादा डरने लगते और कहते हैं कि आखिर ये किस तरह का स्पिरिट बेस्ड है, आखिर वो कितना ज्यादा बड़ा है और मुझे उस कुनपेंग के ऊपर एक वेनेरेबल का ऑरा भी सेंस हो रहा है। फिर उन्हीं में से एक कल्टिवेटर यंग मास्टर से कहता है कि यंग मास्टर, कोई तो काफी ज्यादा पावरफुल पर्सन बैंकेट को अटेंड करने के लिए कुनपेंग पर बैठकर यहाँ पर आ रहा है। जैसा कि हमने जो फैमिली से एक्सपेक्ट किया था, जो फैमिली के जो एंसिस्टर है उनकी रिलेशनशिप काफी ज्यादा पावरफुल लोगों के साथ है। उन लोगों की बात सुनने के बाद जो यंग मास्टर वो कहता है कि तुम लोगों ने बिल्कुल सही कहा, यह मेरे एंसिस्टर के गेस्ट है जिनका कि उनके साथ काफी ज्यादा अच्छा रिलेशन है और मेरे पेरेंट्स ने मुझसे कहा था कि जब मैं पैदा हुआ था तब यही मुझे अपने एडेप्टेड सन के तौर पर लेकर जाने के लिए यहाँ पर आए थे और मेरे मदर फादर को ऐसा लगा कि मैं उनका सन होने के लायक नहीं हूँ, इसलिए उन्होंने काफी ज्यादा ऑबिडेंटली उन्हें मना कर दिया। जिस बात को सुनने के बाद वहां पर आए हुए जितने भी कल्टिवेटर्स होते हैं वो काफी ज्यादा खुश हो जाते और कहते हैं कि जैसा कि हमने जो फैमिली से एक्सपेक्ट किया गया था, लेकिन मैं जानने में काफी ज्यादा क्यूरियस है कि आखिर कौन सा इतना ज्यादा पावरफुल पर्सन कुनपेंग पर बैठकर यहाँ पर आया है। फिर उन्हीं में से कोई पर्सन चिल्लाते हुए कहता है कि क्या मैं आपसे ये जान सकता हूँ कि आखिर आप कौन है जो कि बैंकेट को अटेंड करने के लिए यहाँ पर आए हैं। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर सामने आते हुए कहता है कि मैं जोआन टियानसेट का ए जुनलिन हूँ। ए जुनलिन को वहां पर देखने के बाद वहां पर के सारे लोग काफी ज्यादा चौंक जाते और कहते कि तो ये जुनलिन है। जो बाहरी लोग है वो ऐसा कहते थे कि जो जोआन टियान सेक्ट है वो एक एंशिएंट सेक्ट है, लेकिन इसे देखने के बाद मुझे इसके ऊपर पूरी तरह से विश्वास हो चुका है कि जो जोआन टियान सेक्ट है वो एक एंशिएंट सेक्ट है। यहाँ तक कि वो कुनपेंग को अपने माउंट की तरह इस्तेमाल कर रहा है। ये दिखाता है कि आखिर उनका फाउंडेशन कितना ज्यादा खतरनाक है और हमारे मेन कैरेक्टर को उस कुनपेंग के ऊपर सवारी करता हुआ देखकर जो यंग मास्टर चौंकते हुए कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है। लेकिन तभी वहां पर आए हुए जो कल्टिवेटर्स है वो यंग मास्टर की तरफ देखते हुए उसे कहती कि यंग मास्टर, आपने तो पहले ये कहा था कि जो एंसिस्टर है उनका इनके साथ रिलेशनशिप है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। उन लोगों की बात सुनने के बाद जो यंग मास्टर उन लोगों से कहते हैं कि मैंने जो कुछ भी कहा हो उस बात को नजरअंदाज कर दो, नहीं तो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा बुरा होगा। यंग मास्टर की बात सुनने के बाद वहां पर आए हुए जितने भी कल्टिवेटर्स होते हैं वो काफी ज्यादा डर जाते और यंग मास्टर से कहते हैं कि नहीं नहीं यंग मास्टर जी ने कुछ भी नहीं कहा, हमने कुछ भी नहीं सुना। लेकिन तभी वहां पर जो फैमिली के एंसेस्टर जो कि अर्ली स्टेज पर होते हैं वो पहुंच जाते हैं। वहां पर आने के बाद वो कहते हैं कि मैंने कभी भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कुनपेंग के ऊपर सवारी करने वाला जोआन टियानसेट का एक डिसेंडेंट होगा। इतना कहने के बाद जो एंसेस्टर है वो कुनपेंग के सामने जाकर खड़ा हो जाते हैं। वहां पर खड़ा हो जाने के बाद जो एंसेस्टर है वो अपने मन में कहता है कि क्या हमारी जो फैमिली भी कभी इस डिवाइन बीस्ट की सवारी कर सकती है। और अभी जोआन टियानसेट ने जो कुछ भी किया है उन्होंने ईस्टर्न रीजन को पूरी तरह से हिला कर रख दिया और अब तो यहाँ पर उनके पास कुनपेंग है। अगर ये सब चीजें जोआन टियानसेट नहीं करता तो मैं कब का उनके ऊपर कब्जा कर लेता। फिर जो एंसिस्टर है वो हमारे मेन कैरेक्टर के पास जाते हैं, उसे कहता है कि आप यहाँ पर आ गए, हम धन्य हो गए। और इसी के साथ में हमारे मेन कैरेक्टर को सिस्टम का नोटिफिकेशन आता है कि तुम्हें जो टास्क दिया था तुमने वो टास्क को कंप्लीट किया है, जिसके वजह से तुम्हें रिवॉर्ड में जो ऑटोमेटिक कल्टीवेशन स्पीड दी थी, जिसके बदौलत तुम डिवाइन पावर्स और टेक्निक्स को काफी आसानी से कल्टीवेट कर सकते थे, उसकी जो स्पीड है वो 50 गुना बढ़ा दी जाती है। जिस चीज को देखने के बाद हमारा जो मेन कैरेक्टर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और अपने मन में कहता है कि अपने पास एक काफी ज्यादा पावरफुल और काफी ज्यादा खतरनाक माउंट होना एक काफी ज्यादा अच्छी बात होती है। यहाँ तक कि जो वर्चुअल इमोर्टल यानी कि सीडो इमोर्टल है वो भी हमें रिस्पेक्ट दिखाता है। अब मैं आपको सिंपल शब्दों में कहता हूँ कि अगर कोई कल्टिवेटर ट्रिबुलेशन ट्रांसेंडर स्टेज पर ब्रेक थ्रू कर लेता है तो उसे सीडो इमोर्टल या फिर वर्चुअल इमोर्टल कहते हैं। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर उस एंसेस्ट्रल को ट्रिबुलेशन ट्रांसेंडेंट यानी कि सीडो इमोर्टल लेवल पर ब्रेक थ्रू करने के लिए कांग्रेचुलेट करता है। फिर जो एंसेस्टर है वो हमारे मेन कैरेक्टर को अंदर आने का न्योता देता है। फिर हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि उनके मेन हॉल में आ रहा होता है और आते वक्त हमारे मेन कैरेक्टर को कई सारे कल्टिवेटर्स देख रहे होते हैं और उन कल्टिवेटर्स के बीच में हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में बातें चलने लगती है। जहाँ पर कोई कल्टिवेटर कहता है कि जो बुद्धिस्ट मॉन्क सेक्ट है वो इसे व्हाइट हेयर डेमन कहते हैं, लेकिन जब इसे सामने से देख रहे हैं तो ये काफी ज्यादा हैंडसम लग रहा है। रूमर्स में इसे जितना डरावना बताया गया है उतना डरावना तो बिल्कुल भी नहीं है।
फिर दूसरा कल्टीवेटर कहता है कि जरा उसके बाजू में चल रही उस रेड ड्रेस वाली लड़की को देखो, वो यूजुलिन की सबसे पहले डिसाइपल है और बाहर की तरफ इसे रेड फेरी के नाम से जाना जाता है। हालांकि उसके दूसरे बाजू में जो बच्चा चल रहा है उसका चेहरा हम ठीक से नहीं देख पा रहे, लेकिन ऐसा लगता है कि काफी ज्यादा क्यूट और लवली होगा। लेकिन तब भी हमें रेड को दिखाया जाता है जो कि वहां पर लगे हुए खाने को देखने के बाद काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि यहाँ पर रखा हुआ खाना कितना ज्यादा टेस्टी लग रहा है, जिसे इतना ज्यादा एक्साइटेड होता है। वह देखकर जो हमारा मेन कैरेक्टर चूहे से कहता है कि अगर तुम इस चीज को खाना चाहते हो तो बिल्कुल खाओ, तुम यहाँ पर हेजिटेट बिल्कुल भी मत करना क्योंकि ये तुम्हारे मास्टर की ही जगह है। जिस बात को सुनने के बाद हमारा जो चूहा है काफी तेजी के साथ जाकर उस खाने को खाने लगता है। तभी हमारा जो यंग मास्टर वो हमारे मेन कैरेक्टर के पास आते उसे कहता है कि आपसे मिले हुए काफी ज्यादा समय हो चुका है। यंग मास्टर को वहां पर देखने के बाद हमारा मेन कैरेक्टर उसकी तरफ देखते हुए अपने मन में कहता है कि आखिर ये पागल कौन है, क्या मैं इसे जानता हूँ। फिर जो यंग मास्टर है वो हमारे मेन कैरेक्टर के सामने अपनी काफी ज्यादा तारीफें करने लगता है। उसे तारीफें करता हुआ देखकर हमारा जो मेन कैरेक्टर अपने नाक में उंगली डालते हुए कहता है कि आखिर ये पागल करना क्या चाहता है और कहना क्या चाहता है। लेकिन वो यंग मास्टर वही पर नहीं रुकता, लगातार अपनी काफी ज्यादा तारीफें कर रहा होता है। लेकिन हमारा जो मेन कैरेक्टर उसे पूरी तरह से इग्नोर करते हुए उसे कहता है कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, मुझे इससे कोई भी लेना देना नहीं, अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ। हमारे मेन कैरेक्टर किस तरह से अपने आप को इग्नोर करता हुआ देखकर जो यंग मास्टर वो हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर चिल्लाते उसे कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे इग्नोर करने की। और हमारे मेन कैरेक्टर को इस तरह से उस यंग मास्टर को इग्नोर करता हुआ जो वहां पर आए हुए कल्टीवेटर्स होते वो देख रहे होते और उन्हें इस तरह से अपनी तरफ देखता हुआ देखकर जो यंग मास्टर उनके ऊपर भड़कते हुए उनसे कहता है कि आखिर तुम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हो। लेकिन तभी जो यंग मास्टर उसके नजर हमारे होंग के ऊपर पड़ जाती है, जिससे कि हमारा जो होंग है वो काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा होता है और अपने मन में कहता है कि अच्छा तो ये वही पीरियड जीनियस है जिसने कि फिदर इमोर्टल सेट का जो ओलिसन था उसे हराया था। ये कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है, जरा उसका चेहरा देखो, जरा उसका ऑरा देखो, जितनी भी लड़कियों के साथ मैं आज तक खेला हूँ इसके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है। फिर वो अपनी काफी ज्यादा तारीफें करते हुए कहते हैं कि यंग मास्टर ने काउंटलेस फीमेल कल्टीवेटर्स को अपने पैर चटवाए हैं और मुझे मेरे ऊपर इतना ज्यादा विश्वास है अगर मैं जाकर उसे अप्रोच करूंगा तो वो मेरे पैर में इस कदर पागल हो जाएगी कि वो अपने हाथों के नसें काटने लगेगी और कहने लगी कि मुझे बस ये ही चाहिए। फिर वो काफी ज्यादा ठरकियों की तरह अपनी जेब बाहर निकालते हुए कहता है कि जब वो ऐसा करने लगेगी तब मैं उसका इस्तेमाल करते हुए जो एजुलिन है उसे अपने कब्जे में कर लूंगा। फिर हमें होंग को दिखाया जाता है जो कि वहां पर रखे हुए एक फूल को देख रहा होता है। तभी हमारे होंग के पास वो यंग मास्टर आते हुए होंग से कहते हैं कि क्या तुम्हें फूल पसंद है। फिर वो फूल के बारे में काफी कुछ बताने लगता है जो कि हमारी स्टोरी के लिए बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है। आखिर में वो हमारे होंग से कहता है कि अगर फेरी होंग इस फूल को पसंद करती है तो बेझिझक इसे ले सकती है। लेकिन हमें होंग को दिखाया जाता है जो कि मनी मन में यंग मास्टर को गाली देते हुए कहती है कि इसने जो कुछ भी इस फूल के बारे में बताया वो सारी की सारी चीजें गलत है। और जो होंग उस फूल के बारे में बताता है कि इसे सेंट्रल रीजन में स्टार फ्लावर कहा जाता है जो कि स्पिरिचुअल पावर बढ़ाने की जो पिल्स बनाई जाती है उसके अंदर इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये जो मटेरियल है काफी ज्यादा रेयर और सुपीरियर आइटम है और इसे यहाँ पर एक डेकोरेटिव आइटम की तरह रखा गया है। सच में यहाँ पर के जो लोग है उनका दिमाग घुटनों के अंदर है। फिर जो यंग मास्टर वो हमारे होंग से कहता है कि फेरे होंग आखिर क्या हुआ, आपको ये फूल पसंद नहीं है। बार बार यंग मास्टर को फेरे कहता हुआ देखकर हमारा जो होंग है उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उसे कहता है कि मुझे फेरे कहना बंद करो, मैं एक मर्द हूँ। जिस बात को सुनने के बाद जो यंग मास्टर वो हमारे होंग से कहता है कि फेरे होंग आप काफी ज्यादा मजाकिया है, आप काफी ज्यादा खूबसूरत है और आप मजाक भी काफी ज्यादा अच्छा कर लेती है, लेकिन क्या आप कल्टीवेशन के ऊपर डिस्कस करने के लिए साइड वाले रूम पर आएंगी। जिस बात को सुनने के बाद जो हमारा होंगे वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से यंग मास्टर की तरफ देखते हुए उसे कहता है कि अगर तुम मुझे इसी तरह से तंग करते रहोगे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और होंग को इतना ज्यादा खतरनाक तरीके से अपनी तरफ देखता हुआ देखकर जो यंग मास्टर काफी ज्यादा डर जाता है और उसे उसके सामने एक काफी ज्यादा पावरफुल पर्सन दिख रहा होता है जिसके सामने उसका जो एंसेस्टर है वो भी एक चींटी के बराबर लग रहा होता है। और जो यंग मास्टर हमारे होंग के ऑरा से इतना ज्यादा डर जाता है कि वो वहीं पर ही पेंट में मुद देता है। और जो यंग मास्टर अपनी इज्जत को बचाने के लिए जल्दी से घुटनों के बल पर हमारे होंग के सामने बैठ जाता है। और यंग मास्टर को घुटनों पर बैठता हुआ देखकर वहां पर के जो कल्टीवेटर्स होते हैं वो कहने लगते हैं कि सर देखो यंग मास्टर सच में पागल है, वो फिर होंग के सामने घुटनों पर बैठे क्या किसी लड़की को अपने प्यार में फंसाने का नया तरीका है। लेकिन तभी पीछे से जो फैमिली का पेट्रियर्क आते हुए यंग मास्टर को चाटा मारते हुए उसे कहता है कि तुम शर्मनाक बात हो। उस यंग मास्टर को डांट देने के बाद जो पेट्रियर्क है उसे सीधा हमारे होंग के पास आकर उसे फेरे होंग कहकर पुकारते
उसे जो यंग मास्टर ने किया उसके लिए उससे माफी मांगने लगता है। लेकिन हमारा जो होंग है उस पैट्रिक से कहता है कि मैं एक मर्द हूँ। जिस बात को सुनने के बाद जो पैट्रिक है वो भी काफी ज्यादा चौंक जाता है और काफी ज्यादा गौर से हमारे होंग को पूरी तरह से देखने लगता है कि आखिर वो मर्द है या फिर औरत है। होंग को पूरी तरह से देख लेने के बाद जो पैट्रिक है वो अपने मन में कहता है कि क्या मैंने सच में इसे पहचानने में गलती की है। लेकिन तभी हमें उस पैट्रिक को दिखाया जाता है वो पूरी तरह से ठरके बनते हुए हमारे होंग से कहता है कि फिर होंग आप काफी ज्यादा मजा किया हो। और उस पैट्रिक को भी इस तरह से कहता हुआ देखकर हमारा जो होंग है उस पैट्रिक के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। जल्दी से अपने फायर को रिलीज करते हुए उसे कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे बार बार फेरे करने की, अब तुम्हारी मौत का समय आ चुका है।